मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, एमएस गर्ल्स कॉलेज। इससे पहले की क्लास में जो हमने वीडियो देखा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राजनय का स्वरूप क्या है। जहाँ तक राजनय के स्वरूप की बात है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने से पहले तक सामान्य जनता विदेश नीति के निर्धारण में कोई रुचि नहीं लेती थी। दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाने हैं, उनके संबंध में जो नीतियां निर्धारित करनी है, वह कार्य विदेश विभाग, मंत्रिमंडल और सरकार और विशेषज्ञों के ऊपर छोड़कर साधारण नागरिक जो है निश्चितता रहता था। और सामान्य जनता ये मानती थी कि राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण सरकार जो है अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के आधार पर कर लेगी। लेकिन जब भी कोई राष्ट्र के ऊपर संकट आता था, बाह्य आक्रमण की जब स्थिति उत्पन्न होती थी, उस समय आक्रमण के कारण से जो भय की स्थिति होती थी, उस समय सामान्य जनता जो है अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, आवागमन संचार साधनों का विकास हुआ, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति हुई, और सबसे बड़ी बात ये कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, महायुद्ध हुआ, प्रथम महायुद्ध जब हुआ, तो उस समय सामान्य जनता ने ये महसूस किया कि हमें राष्ट्रीय राजनीति के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में उपेक्षा की जो नीति है उसे छोड़नी होगी। हमें अपने उपेक्षाशील जो रवैया है उसमें परिवर्तन करना होगा। और उसी संदर्भ में वर्तमान की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका अध्ययन करने के लिए राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्यतः हम लोग राजनय में विदेश विभाग, दूतावास, महावाणिज्य दूतावास और विशेष मिशन वगैरह जो भेजे जाते हैं, उनके माध्यम से हम विदेश नीति को संचालित करते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनय और विदेश नीति का सवाल है, राजनय और विदेश नीति एक देश की विदेश नीति को चलाने के वे पहिए हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। यद्यपि विदेश नीति का जो निर्धारण है, वह राज्यों के प्राकृतिक स्रोत हैं, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उनके जो संसाधन हैं, उनके माध्यम से निर्धारित की जाती है। और राजनीति और विदेश नीति के निर्धारण का जो कार्य है, वह देश के राजनेता करते हैं। लेकिन उनके क्रियान्वयन का जो कार्य है, वह राजनय के माध्यम से, राजनयिक प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। और उन्हीं के माध्यम से हम राज्य के जो उद्देश्य, राज्य के जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो राजनय और विदेश नीति दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। यद्यपि आज के जटिल युग में तकनीकी दृष्टि से भले ही विदेश विभाग अकेला ही विदेश नीति का निर्माता माना जाता हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजदूत भी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और विदेश नीति और राजनय एक दूसरे के पर्याय नहीं है। जैसा कि जे.आर. चाइल्ड ने ये कहा भी है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके वैदेशिक संबंधों का सार है, जबकि राजनय वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विदेश नीति को कार्यान्वित किया जाता है। चाहे हम विदेश नीति को कितना भी अच्छा बना दें, अगर उसे हम क्रियान्वित या इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो उस अच्छे
अच्छी विदेश नीति का कोई भी मतलब या फायदा नहीं है। अगर हम विदेश नीति बहुत अच्छी बना रहे हैं और उनको हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारे बहुत अच्छे हैं, तो उनको क्रियान्वित करने का जो तरीका है, जो साधन है, वह भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। विदेश नीति निर्माण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन का जो तरीका है वह भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। तो विदेश नीति और राजनीति दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों के माध्यम से ही हम एक राष्ट्र के जो अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सर चार्ल्स वेक्सटर ने भी कहा है कि नीति की सबसे अधिक धारणाएं भी व्यर्थ हैं यदि उनको क्रिया रूप में परिवर्तित करने के साधन नहीं हो। मतलब ये हमने विदेश नीति बना दी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी नीति का कोई भी फायदा नहीं है और यह कार्य जो है राजनीति के माध्यम से किया जाता है। सर विक्टर वेलेस्ली भी इसके संबंध में अपने यही विचार देते हैं कि राजनीति और विदेश नीति एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक के सहयोग के बिना दूसरे का कार्य जो है वह संचालित नहीं हो सकता है। तो इतना मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज हम लेंगे राजनयिक के उद्देश्य। राजनयिक को जिसे कि हम विदेश नीति के क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण साधन मान करके चल रहे हैं, तो विदेश नीति को के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजनयिक के द्वारा कौन कौन से उद्देश्य जो है निर्धारित किए जाते हैं, या राजनयिक के माध्यम से हम किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो राजनयिक का उद्देश्य है एक राष्ट्र की सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षा करना मात्र नहीं होता है। मतलब कि उसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि उसके राष्ट्र की जो सीमाएं हैं वह सुरक्षित रहे। उद्देश्य तो होता है, मतलब कि राष्ट्र की सुरक्षा करना तो प्रमुख उद्देश्य होता है, लेकिन जब ये उद्देश्य पूर्ण हो जाता है या इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारी ये कोशिश भी होती है कि अन्य देशों के साथ हम आर्थिक संबंधों को किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं, हम किसी देश के साथ तनाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो राजनयिक का प्रमुख उद्देश्य तो ये होता है कि अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करना और अपने शत्रुओं की संख्या में कमी करना। अपने जो शत्रु देश हैं उनके मित्रों की संख्या कम हो और हमारे जो शत्रु हैं उनकी संख्या में कमी हो, तभी हम अपने देश की विदेश नीति को के जो उद्देश्य हैं उनको सही मायने में जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनयिक जो है उसका पहला या प्रथम जो उद्देश्य है वह है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण का जो मुख्य जो तत्व होता है, जो प्रेरक तत्व होता है, वह राष्ट्रीय हित ही होता है। और इसी कारण से राजनयिक का भी मूलभूत और सर्वोच्च उद्देश्य जो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और उनकी अभिवृद्धि या उनमें वृद्धि करना जो है होता है। और इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय हित जो है, इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, व्यापारिक सारे के सारे हित जो है वो सम्मिलित होते हैं। और राजनीति इन्हीं राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक साधन है, जो कि न केवल युद्ध के समय बल्कि शांतिकालीन परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास है वह करते हैं। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्ट है राजनयिक का, वह है राष्ट्र की सुरक्षा करना। राष्ट्र की सुरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है राजनयिक का माना जाता है। और इसमें वह ये प्रयास करता है कि जो शत्रु देश हैं उनको हम किस प्रकार से एकाकी, अकेला और मित्रहीन जो है वो बना सकते हैं। युद्ध की स्थिति में राजनयिक का उद्देश्य अन्य देशों को अपने पक्ष में करना और उन न्यायोचित
के संबंध में आश्वस्त करना होता है। मतलब कि राष्ट्र की सुरक्षा करना राजनयिक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह माना जाता है। इसके बाद हम लेते हैं मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना। मतलब कि राजनयिक का ये प्रयास होता है कि सामान्य हित वाले देशों के साथ मित्रता में हम किस प्रकार से अभिवृद्धि कर सकते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अन्य देशों से किस प्रकार से सद्भावना प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से जो सुपर पावर है वह भी छोटे छोटे राज्यों के साथ मित्रता बनाने के लिए इच्छुक होता है। मतलब केवल बड़े राष्ट्र ही नहीं बल्कि जो छोटे राष्ट्र हैं, जो निर्बल राष्ट्र हैं, वह भी मित्रता करके अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। क्योंकि वर्तमान का जो परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बने हुए हैं उनमें निर्णय जो लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है, जिसमें हम मुख्यतः जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम लेते हैं, यूएनओ का हम नाम लेते हैं। और इसीलिए राजनीति के माध्यम से हम मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करके न केवल बड़े राष्ट्र बल्कि छोटे राष्ट्र भी बड़े राष्ट्रों के साथ अपने अच्छे संबंध बना करके, मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति जो है वह कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक विकास में भी राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि हम भारत के संदर्भ में कहते हैं कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत में खाद्यान्न की कमी थी। मतलब कि जिस राष्ट्र को हम किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे और ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर दूध और दही की नदियां जो है बहती थी, और उसी राष्ट्र में स्वतंत्रता के समय, जिस समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और उसका भी आयात भारत को करना पड़ता था। और 1990 के बाद जो है भारत जो है खाद्यान्न की दृष्टि से जो है आत्मनिर्भर हो पाया है। तो आर्थिक विकास करना भी मतलब कि हम किन किन राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं जो हमें आर्थिक दृष्टि से जो है सहयोग दे, हमारी सहायता करें। तो आर्थिक सहायता प्राप्त करना भी राजनयिक का एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य जो है वो माना जाता है। क्योंकि आर्थिक विकास के ऊपर ही किसी देश की समृद्धि जो है वह निर्भर करती है। और इसीलिए आर्थिक सहायता प्राप्ति के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए भी राजनयिक जो है हमेशा संलग्न जो है वह रहता है। और मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो शीत युद्ध आरंभ हुआ, शीत युद्ध का जो काल था दोनों महाशक्तियों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, उस समय आर्थिक और व्यापारिक जो राजनयिक है उसका खुल करके प्रयोग किया गया। इसको हम आगे डिटेल में लेंगे जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड वार, शीत युद्ध जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि शीत युद्ध जो है क्या था और उसमें आर्थिक और व्यापारिक राजनीति का किस प्रकार से प्रयोग हुआ। क्योंकि उस समय जो है विश्व के अंदर दो विचारधाराएं थी, एक साम्यवादी विचारधारा और दूसरी जो है पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था। उस समय अधिकतर राष्ट्र जो है पराधीनता की स्थिति में थे और जब वह राष्ट्र स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे थे, जैसे जैसे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत थी। और उस समय इन राष्ट्रों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, चाहे वह सोवियत संघ हो चाहे वह अमेरिका हो, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था उसके सामने ये कंडीशन रखी जा रही थी कि हम आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, बदले में आप हमारी विचारधारा को अपना लें। तो शीत युद्ध के दौरान जो है कोल्ड वार के समय जो है आर्थिक और व्यापारिक जो राजनीति है उसका खुल करके जो है प्रयोग किया गया। नेक्स्ट जो है
अपना उद्देश्य है राजनय का वह है सहायता प्राप्ति। बढ़ती हुई जनसंख्या, अकाल, बाढ़ आदि जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, इस कारण से खाद्यान्न और धन की सहायता देना अथवा इसे प्राप्त करना सभी देशों के राजनय का एक आवश्यक अंग बन गया है, जिसे कि हम खाद्यान्न का राजनय भी कह सकते हैं या सहायता के राजनय के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। और इसके संबंध में एक विचारक हैं पर्णिकर के, हम पर्णिकर जो हैं उनका कहना है कि राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा के इस सर्वोपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका ध्यान रखना राजनय का उद्देश्य है, कि हम किस तरीके से आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर जो है वह हो सकते हैं। आज हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट में हम जो है राजनय के कार्यों को देखेंगे। धन्यवाद।